मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स के बारे में। हम इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, हम फाइनेंशियल्स की भी बात करेंगे और वैल्यूएशन की भी बात करेंगे। अब गैलेक्सी की शुरुआत कैसे हुई थी? 4 फ्रेंड्स ने मिलकर गैलेक्सी की शुरुआत की थी। तो ये चारों फ्रेंड्स अपने अपने कंफर्टेबल जॉब कर रहे थे। कोई कोलगेट में था तो कोई अच्छी एमएनसी कंपनी में, अच्छी बड़ी कंपनियों में ये लोग काम कर रहे थे। लेकिन कहीं ना इन सब में वो एंटरप्रेन्योर का बग था। ठीक है, सो बेसिकली इनको खुद का कुछ तो करना था। तो ऐसे में इन चारों में से एक जो कोलगेट में काम कर रहे थे, वो कोलगेट के मैन्युफैक्चरिंग हेड से जाके मिले। तो जो मैन्युफैक्चरिंग हेड था, वो जो फैक्ट्री हेड था, उन्होंने कहा कि आप कोलगेट के लिए एसएलएस क्यों नहीं बनाते? कोलगेट को एसएलएस की ज़रूरत लगती रहती, तो आप एसएलएस बनाइए अगर आपको बिजनेस शुरू ही करना है। तो इन चारों में से जो मिस्टर शेखर है, मिस्टर यू शेखर, इनको पता तो था नहीं कि एसएलएस क्या होता है। ये हाँ बोल के आ गए और आने के बाद इन्होंने पूरी रिसर्च की, सब कुछ किया और फिर अपने फ्रेंड के लैब में एसएलएस बनाना शुरू किया। तो ऐसे बेसिकली ये कंपनी की शुरुआत हुई। तो एसएलएस क्या होता है? सोडियम लॉरेट सल्फेट। ये आपको ना, आप शैम्पूज देख लो, आप टूथपेस्ट देख लो, सोप्स देख लो, हर किसी में एसएलएस आपको इंग्रेडिएंट मिलेगा ही। अब ये एसएलएस क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन ये जो उन्होंने एसएलएस बनाया था कोलगेट के लिए, वो एक्चुअली अप्रूव किया गया और फिर इनकी बिजनेस की शुरुआत हुई। तो पहले स्टार्टिंग में इनके सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स ही थे। इनका टर्नओवर कुछ 12 लाख के आसपास था और प्रॉफिट 1 लाख के आसपास था। इन्होंने ये बिजनेस अराउंड 1979 के आसपास शुरू किया था। तो 1980 टू 1995 के बीच में ना बिजनेस बहुत स्लगिश था, कुछ एक्सेस ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं थी। तो ये लोग जस्ट सर्वाइव कर ही रहे थे। 1995 में इन्होंने एक प्लांट लगाया था जिसमें सल्फोनेशन की टेक्नोलॉजी थी। तो यहाँ से बेसिकली इनका बिजनेस ने अपवर्ड ट्रेंड ली। फिर ना गैलेक्सी ने एसएलएस जो है ये ग्रैन्यूल्स फॉर्म में बनाना शुरू किया, जो कि पहले कैसा होता था ना, पहले नीडल्स फॉर्म या पाउडर फॉर्म में बनाते थे, लेकिन इन्होंने ग्रैन्यूल्स फॉर्म में बनाना शुरू किया, जिसकी वजह से बेसिकली नीडल्स और जो पाउडर फॉर्म था उसमें इनको कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो ग्रैन्यूल फॉर्म्स में बनाने की वजह से इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई और कस्टमर्स के लिए बहुत ही कॉस्ट सेविंग हो गया। तो ये कंपनी एक्चुअली करती क्या है? ये कंपनी सर्फेक्टेंट्स बनाती है। सर्फेक्टेंट्स बेसिकली पानी को स्प्रेड करने में मदद करते हैं। सर्फेक्टेंट्स में ना फोमिंग और क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, सो जो एसएलएस की मैंने बात की थी वो एक तरह का सर्फेक्टेंट ही है। अब अगर मैं सर्फेक्टेंट्स की ग्रोथ देखूँ ना, CAGR ग्रोथ, तो अराउंड 4.5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अब ये सर्फेक्टेंट्स कहाँ यूज होते हैं? बेसिकली आप डिटर्जेंट पाउडर्स जो होते हैं, डिटर्जेंट बार्स, सोप्स में, फेस वॉशेस में, फिर उसके बाद टॉयलेटरीज में, फिर जो आपके हार्पिक आपने देखा होगा वहाँ यूज़ होते हैं, फिर जो फ्लोर क्लीनिंग जो लिक्विड होते हैं वहाँ पे सर्फेक्टेंट्स यूज़ होते हैं। अब ये जो मैंने एसएलएस बोला था, ये एक टाइप का सर्फेक्टेंट्स है। ऐसे बहुत सारे सर्फेक्टेंट्स होते हैं जो हेयर केयर में भी यूज़ होते हैं, कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होते हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है ना, कि जो सर्फेक्टेंट्स हैं उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल ट्रेडिशनली लगता है वो है पेट्रोकेमिकल्स। लेकिन पेट्रोकेमिकल्स जो है बेसिकली वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली ना होने की वजह से अब शिफ्ट ओलियोकेमिकल्स में हो रहा है। तो ओलियोकेमिकल्स क्या होते हैं? ओलियोकेमिकल्स बेसिकली नेचुरल सब्सटेंस से बनाए जाते हैं। तो आज 60% सर्फेक्टेंट्स ओलियोकेमिकल्स से बनते हैं। तो अगर मैं ओलियोकेमिकल्स की वैल्यू चेन की बात करूँ ना, तो पाम ऑयल, ग्रेपसीड ऑयल या सोयाबीन ऑयल, इसको प्रोसेस करके नेचुरल अल्कोहल, फैटी एस्टर्स, फैटी एमाइंस बनाया जाता है। तो बेसिकली ये जो फैटी एमाइंस है, जो फैटी अल्कोहल है, ये बेसिकली रॉ मटेरियल है सर्फेक्टेंट्स बनाने का। तो 55% ऑफ रॉ मटेरियल गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स का ये फैटी अल्कोहल और फैटी एसिड्स हैं। और ये किससे बनते हैं? ये ओलियोकेमिकल्स से बनते हैं। तो बेसिकली आप ये बोल सकते हो ओलियोकेमिकल्स के ये डेरिवेटिव्स हैं। सो बेसिकली अगर मैं ज़्यादा केमिकल्स के नाम ना लूँ, अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ, तो 55% ऑफ रॉ मटेरियल गैलेक्सी का आता है ओलियोकेमिकल से, 25% ऑफ रॉ मटेरियल आता है क्रूड ऑयल से और बाकी 20% अदर्स से। अब मैंने आपको ये तो बोल दिया कि गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स बनाती है, लेकिन ये सर्फेक्टेंट्स एक्चुअली क्या है? तो सर्फेक्टेंट्स बेसिकली 5 टाइप के होते हैं, लेकिन ये सर्फेक्टेंट्स
सर्फेक्टेंट्स है बेसिकली ये दो तरह के सर्फेक्टेंट्स बनाती हैं। एक तो परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स होते हैं और दूसरे स्पेशलिटी सर्फेक्टेंट्स होती है। तो पहले दो सर्फेक्टेंट्स की जो हम बात करेंगे वो परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स रहेंगे। तो उसमें पहला है एनियोनिक्स। एनियोनिक्स में ना बहुत डीप क्लेंजिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो ये टूथपेस्ट में यूज होता है, शैम्पूज में यूज होता है, कंडीशनर, लॉन्ड्री डिटर्जेंट। सेकेंड है नॉन आयोनिक। सो बेसिकली ये कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में यूज होता है। ये जो नॉन आयोनिक है ना, ये इमल्सिफायर्स में भी यूज होता है। इमल्सिफायर्स क्या होते हैं? बेसिकली इमल्सिफायर्स इसीलिए डाले जाते हैं ताकि वो पूरे बैटर को ना एक साथ जोड़ के रखे। अब अगर मैं एनियोनिक सर्फेक्टेंट्स की ग्रोथ देखूँ ना, CAGR ग्रोथ, तो वो अराउंड 5.6% है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो एनियोनिक है और जो नॉन आयोनिक है, ये बेसिकली परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स है। तो इनके ना अगर आप देखोगे ना, टोटल प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट 200 के आसपास है। उसमें से जो परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स वाले प्रोडक्ट्स हैं ना, वो 45 है। और पूरे सेल्स का परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट 60% सेल्स कंट्रीब्यूट करता है। तो इंडिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, टर्की, यहाँ से ना परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आता है। और बेसिकली आप जैसे देखोगे कि इनके टोटल रेवेन्यू में परफॉर्मेंस सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, क्योंकि ये जो परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स होते हैं ना, ये मास सेगमेंट प्रोडक्ट्स में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा डिटर्जेंट हो गया, टूथपेस्ट हो गया, शैम्पूज हो गया, सोप्स हो गया। तो ये बेसिकली मास सेगमेंट में यूज़ किया जाता है। तो परफॉर्मेंस सेगमेंट्स आप बोल सकते हो कि हाई वॉल्यूम एंड लो मार्जिन वाला प्रोडक्ट है। जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उसके लिए परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स यूज नहीं किया जाता है। तो एनियोनिक और नॉन आयोनिक ये परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स हैं। फिर इनका है स्पेशलिटी सर्फेक्टेंट्स। ठीक है, अब स्पेशलिटी सर्फेक्टेंट्स मतलब क्या? परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स क्या था? मास सेगमेंट के लिए यूज हो रहा था, जो मास प्रोडक्ट, जो हर कोई प्रोडक्ट यूज करता है। जैसे शैम्पूज, हर घर में आपको शैम्पू मिलेगा, भले ही ब्रांड अलग होगा, लेकिन हर घर में आपको शैम्पू मिलेगा। और हर शैम्पू में ये सर्फेक्टेंट यूज किया जाता है। ठीक है, फिर टूथपेस्ट, हर टूथपेस्ट में सर्फेक्टेंट यूज किया जाता है। लेकिन वही अगर मैं स्पेशलिटी सर्फेक्टेंट्स की बात करूँ तो ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। अब अपन जो स्पेशलिटी सर्फेक्टेंट्स है ना, उनमें क्या प्रोडक्ट्स है वो देखते हैं। तो 3 या 4 टाइप के सर्फेक्टेंट्स हैं, जो कि एक माइल्ड सर्फेक्टेंट्स है जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यूज होता है। फिर एक जो कंडीशनर में यूज होता है, सनस्क्रीन में जो UV रे से प्रोटेक्ट करते हैं उस उधर भी यूज होता है। ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स में बेसिकली यूज होते हैं। यहाँ पे ना वॉल्यूम कम होता है और मार्जिन कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो अराउंड 150 प्रोडक्ट्स के आसपास इनके स्पेशलिटी सर्फेक्टेंट्स के अंडर प्रोडक्ट्स आते हैं। यहाँ पर ना बहुत R&D इन्वॉल्व होती है, रिसर्च इन्वॉल्व होती है। तो आपने आजकल सुना होगा कि पैराबिन प्रोडक्ट्स। बेसिकली क्या होता था ना, आज से अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ तो हर प्रोडक्ट में पैराबिन्स यूज किए जाते थे। पैराबिन्स मतलब क्या? बेसिकली प्रिजर्वेटिव्स, जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसको वो प्रोडक्ट्स खराब ना हो, इसलिए पैराबिन्स ऐड किए जाते थे। ठीक है, सो लेकिन पैराबिन्स ना बेसिकली हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। तो आज अभी आप देख रहे होंगे कि पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स हैं। तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स है ना, काफ़ी सारा R&D करके ये पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स लाए। तो अगर आप फेनॉक्सी एथेनॉल देखोगे तो ये बेसिकली गैलेक्सी सर्फेक्टेंट का प्रोडक्ट। इधर गैलेक्सी की ऑलमोस्ट 20% मार्केट शेयर है। तो जो मैं आपको बोल रही थी, R&D करके इन्होंने फेनॉक्सी एथेनॉल बनाया जो पैराबिन्स को रिप्लेस करता है। इनकी R&D इतनी इनोवेटिव है ना कि ये जो फेनॉक्सी एथेनॉल है ना, ये बेसिकली एक कोरोसिव मटेरियल से बनता है। कोरोसिव मटेरियल मतलब क्या? हाईली रिएक्टिव मटेरियल। तो इन्होंने एक हाईली रिएक्टिव मटेरियल से नॉन टॉक्सिक मटेरियल बनाया, जो कि है फेनॉक्सी एथेनॉल। तो इस फेनॉक्सी एथेनॉल से ना इनकी सेल्स बहुत अच्छे से बढ़ी। फिर इन्होंने ना माइल्ड सर्फेक्टेंट्स भी लाए। बेसिकली जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है उनके लिए माइल्ड सर्फेक्टेंट्स यूज किए जाते हैं। सो बेसिकली ये इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। ठीक है, इंडिया में ना जो स्पेशलिटी सर्फेक्टेंट्स की मैं बात कर रही थी, उसका पेनिट्रेशन बहुत लो है। मतलब इंडिया में नॉर्मली प्रीमियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं, प्रीमियम ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वो अभी तक इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। सो उसके क्योंकि वो थोड़े महंगे होते हैं, सो इंडिया में वहाँ पर इतना पेनिट्रेशन नहीं है। तो जहाँ ज़्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स या ज़्यादा हाई प्रीमियम प्रोडक्ट्स का पेनिट्रेशन नहीं है, तो उसके लिए जो सर्फेक्टेंट्स लगते हैं उसका भी पेनिट्रेशन एज सच इंडिया में ज़्यादा नहीं है। और अगर जो इनके बाकी सारी जहाँ पे इनकी सेल्स हैं, जैसे टर्की में,
अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, यहाँ पे भी इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं। तो वहाँ पे भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स अभी अभी धीरे धीरे पेनिट्रेट हो रहे हैं, वहाँ पर भी मास सेगमेंट वाले प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, वैसे वैसे इनकी जो स्पेशलिटी सर्फेक्टेंट्स है वहाँ पे भी ग्रोथ आएगी, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अब अगर मैं इनके मार्केट शेयर की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 60% मार्केट शेयर इनके पास है। और वहीं आप अगर परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स का वॉल्यूम देखोगे तो वो भी बढ़ा है, और जो स्पेशलिटी सर्फेक्टेंट्स है वहाँ पे भी इनका वॉल्यूम बढ़ा है। अब हम मोड्स की बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, क्या अलग चीज़ है इनके पास जो ये अपने कॉम्पिटिटर्स को दूर रखती है। पहला मोड जो मुझे नज़र आता है वो है कस्टमर स्टिकीनेस। इनके कस्टमर्स आसानी से इनको नहीं छोड़ेंगे, इसको समझते हैं। अब अगर गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स ने किसी एफएमसीजी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बेसिकली एफएमसीजी कंपनियों के साथ ही बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर ना जो एफएमसीजी कंपनियाँ होती हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है, ये जल्दी से अपना सप्लायर चेंज नहीं करती। तो यहाँ पे ना काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स होते हैं। तो आप अगर इनके कस्टमर्स भी देखोगे ना, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियाँ हैं जिनके साथ इनके काफ़ी साल से कस्टमर रिलेशनशिप्स है, काफ़ी साल से ये लोग बिजनेस कर रहे हैं इन बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियों के साथ। और ये जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं ना, स्पेशलिटी सर्फेक्टेंट्स जो होते हैं, यहाँ पर क्वालिटी बहुत मैटर करती है क्योंकि वो प्रीमियम प्रोडक्ट में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर एक बार गैलेक्सी की क्वालिटी किसी एफएमसीजी कंपनी को अच्छी लगी ना, फिर वो उस गैलेक्सी को नहीं छोड़ेगा। अब इसमें क्या होता है ना कि प्रोडक्ट बनाने के बाद आपको कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स भी लगते हैं। तो एक बार वो क्वालिटी पसंद आ गई, वो अप्रूवल मिल गया, उसके बाद वो जो एमएनसी कंपनी है वो दूसरे सप्लायर को नहीं देखेगी, क्योंकि गैलेक्सी की क्वालिटी उनको पसंद आ गई। अब वो प्रोडक्ट मार्केट में भी आ गया है, अप्रूवल्स भी हो गए हैं। फिर स्पेशलिटी केमिकल्स में, फॉर दैट मैटर स्पेशलिटी सर्फेक्टेंट्स में तो ये जो कस्टमर स्टिकीनेस है बहुत ज़्यादा होता है, और इनके रिलेशनशिप्स अपने कस्टमर्स के साथ काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स रहे हैं। सेकेंड मोड है इनके पेटेंट्स। इनके पास काफ़ी सारे पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं। इंडिया से इनको काफ़ी सारे पेटेंट्स मिले हैं, यूरोप से मिले हैं, अफ्रीका से मिले हैं। यहाँ पर पेटेंटेड प्रोडक्ट्स होने की वजह से यहाँ पे थोड़ा मार्जिन भी अच्छा मिल जाता है इनको। इनका ना एक इनोवेशन था जहाँ पर इन्होंने ग्रीन केमिस्ट्री, अगर आपने सुना होगा, बेसिकली इन्होंने नॉन टॉक्सिक एनवायरमेंटल फ्रेंडली सर्फेक्टेंट बनाया था। बेसिकली वहाँ पर वेस्ट भी नहीं हो रहा था और काफ़ी एनवायरमेंटल फ्रेंडली सर्फेक्टेंट था। ये इनके कुछ पेटेंटेड प्रोडक्ट्स। अब अगर मैं इनके ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करूं तो पहला ये है कि जैसे जैसे इनके स्पेशलिटी सर्फेक्टेंट्स की वॉल्यूम बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी, वैसे वैसे इनके मार्जिन बढ़ेंगे, क्योंकि स्पेशलिटी सर्फेक्टेंट्स में मार्जिन थोड़े हाई होते हैं। तो पहली चीज़ ये जो कि ये कोशिश कर रहे हैं कि स्पेशलिटी सर्फेक्टेंट्स जो है उनमें इनका जो रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बढ़े। फिर सेकेंड चीज़ ये है कि जैसे जैसे एफएमसीजी कंपनियां ग्रो होगी वैसे वैसे ये गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स ग्रो होगी, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ये कहाँ जाते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में जाते हैं एज अ रॉ मटेरियल। तो एफएमसीजी हमेशा धीरे धीरे ग्रो होते जाती है, स्टेडी कंपाउंडर रहा है एफएमसीजी सेगमेंट। तो जैसे जैसे एफएमसीजी ग्रो होगी ये गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स भी ग्रो होगी। अब अगर अपन रिस्क की बात करें तो पहला रिस्क ये है कि इनका जो जेस्टेशन पीरियड है ना वो थोड़ा लॉन्ग है। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये लोग परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स में है, स्पेशलिटी सर्फेक्टेंट्स में, तो यहाँ पर ना कोई सर्फेक्टेंट डेवलप कर रहे हैं, प्रोडक्ट डेवलप करने में 4-5 साल तो जाते ही हैं। और जो स्पेशलिटी सर्फेक्टेंट्स है उसमें तो काफ़ी ज़्यादा समय लगता है बहुत, क्योंकि वहाँ तो R&D लगती है, ठीक है, पूरा टेक्नोलॉजी भी लगती है, रिसर्च करना पड़ता है। तो 5-6 साल तो कहीं नहीं गए इनके। तो इसकी वजह से ना इनके प्रोडक्ट्स जो आने में 5 से 6 साल लग सकते हैं। तो जेस्टेशन पीरियड जो है वो थोड़ा लॉन्ग है, पहली चीज़ ये। सेकेंड रिस्क जो मुझे लगता है वो है इनका जो, हम याद है हमने फैटी अल्कोहल और फैटी एसिड्स के बारे में बात की थी, जो इनका रॉ मटेरियल है सर्फेक्टेंट्स बनाने के लिए। तो वो जो फैटी अल्कोहल है ना उसकी प्राइस बहुत वोलेटाइल है। बेसिकली सर्फेक्टेंट्स बनाने के लिए इनको फैटी अल्कोहल चाहिए, तो फैटी अल्कोहल इनका रॉ मटेरियल है, तो उसकी जो प्राइस है ना बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, बहुत वॉलेटाइल है। ऐसे में वो जो फ्लक्चुएटिंग प्राइस है फैटी अल्कोहल की, उससे इनको काफ़ी अफेक्ट हो सकता है। फिर ये जो बिजनेस है काफ़ी कम्पिटेटिव बिजनेस है। जैसे इनका 60% रेवेन्यू परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट से आता है, तो परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट में एंट्री बैरियर एज सच हाई नहीं है। हाँ, स्पेशलिटी सर्फेक्टेंट में आप बोल सकते हो कि एंट्री बैरियर हाई है कि वहाँ पर ज़्यादा लोग एंटर नहीं हो सकते, लेकिन जो
परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट है, यहाँ पर एंट्री बैरियर एज सच हाई नहीं है, तो कोई भी आके बिजनेस शुरू कर सकता है परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट का। सो यहाँ पे ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव बिजनेस हो जाता है। फिर नेक्स्ट रिस्क ये है कि जो FMCG इंडस्ट्री अगर वहाँ ग्रोथ स्लो हो जाती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट गैलेक्सी को होगा। कैसे? क्योंकि FMCG कंपनियों में, FMCG इंडस्ट्री में ये परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो इनका 60% रेवेन्यू परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट से आता है, तो वहाँ पे अगर ग्रोथ स्लो हो जाती है तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट गैलेक्सी को होगा। अब अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूँ तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, जैसे सेल्स ग्रोथ अच्छी ही है। 2020 में आप देखोगे तो वहाँ पर ग्रोथ एज सच अच्छी नहीं है, और आगे ना मैनेजमेंट का ये कहना है कि आगे परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स जो आगे मीडियम टर्म की अगर मैं बात करूँ तो परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स से ही ज़्यादा रेवेन्यू आएगा। जो स्पेशलिटी सर्फेक्टेंट्स हैं उसमें एज सच इतनी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि अभी पैंडेमिक की वजह से प्रीमियम प्रोडक्ट्स एज सच कोई ले नहीं रहा, तो स्पेशलिटी सर्फेक्टेंट्स की ग्रोथ इतनी है नहीं। ठीक है, सो परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स से इनकी ग्रोथ अच्छी होने वाली है आगे मीडियम टर्म की अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि पैंडेमिक के वजह से नहीं, जो क्लीनिंग डिटर्जेंट्स हैं उनकी ग्रोथ बढ़ गई, फिर जो टॉयलेटरीज हैं उनकी ग्रोथ बढ़ गई, राइट। सो इसके वजह से परफॉर्मेंस सर्फेक्टेंट्स से ग्रोथ ज़्यादा है, लेकिन स्पेशलिटी सर्फेक्टेंट्स को पहले तो इंडिया में इतना पेनिट्रेशन है ही नहीं, और जो स्पेशलिटी केमिकल्स सर्फेक्टेंट्स हैं उनकी अभी इतनी ग्रोथ नहीं होगी मीडियम टर्म में, आगे जाके होने वाली है। अभी मीडियम टर्म में एज सच इतनी नहीं होगी, क्योंकि प्रीमियम प्रोडक्ट्स की वहाँ पे डिमांड नहीं है। अगर आप ROE देखोगे ना तो ROE बहुत अच्छा है, तो पिछले 10 सालों में ROE काफ़ी अच्छा है, और ऑलमोस्ट 22-23 के आसपास इनका ROE है, विच इज़ वेरी गुड नंबर। फिर अगर आप FCF देखोगे ना, फ्री कैश फ्लो, तो वो भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का, लेकिन हाँ आपको हमेशा ये कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर या केपेक्स आपको हमेशा इस कंपनी में दिखेगा ही, क्योंकि कंपनी हर साल या हर 2-3 साल में केपेक्स करती ही रहती है। तो ऐसा नहीं है कि ये एकदम एसेट लाइट मॉडल है, ऐसा नहीं है। केपेक्स ये हमेशा कंपनी करते रहेगी, क्योंकि ये इनको जब नए प्रोडक्ट्स लाने हैं तो वहाँ पर R&D इन्वॉल्व होगी, सब कुछ होगा, तो केपेक्स हमेशा इनका बढ़ता रहेगा। लेकिन आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखोगे ना, दिसंबर 20 क्वार्टर या 21 के जो क्वार्टर्स थे उनका अगर आप रिजल्ट देखोगे ना तो इनके प्रॉफिट्स काफ़ी अच्छे से बढ़े हैं, सेल्स ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई है। क्यों? क्योंकि ना ये पैंडेमिक में लिक्विड डिटर्जेंट्स की बहुत डिमांड बढ़ी, लिक्विड सोप्स की बहुत डिमांड बढ़ी, ठीक है, तो इसका असर ना ये बहुत डिमांड बढ़ने की वजह से इनकी सेल्स भी बहुत अच्छी बढ़ी और इनका प्रॉफिट भी बहुत अच्छा बढ़ा। अब अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ ना, तो वैल्यूएशन अगर मैं P देखूँ, P मल्टीपल तो अराउंड 32 के आसपास है। मुझे ये महंगा लगता है। देखो, एक तो ये स्लो कंपाउंडर है, वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 5 से 6% की है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी धीरे धीरे पेनिट्रेट होने वाले हैं, एकदम ही प्रीमियम प्रोडक्ट्स आने नहीं वाले हैं, तो 32 का मल्टीपल मुझे थोड़ा ज़्यादा लगता है। इनके पास प्राइसिंग पावर भी एज सच नहीं है, तो स्लो ग्रोवर के लिए इतना ज़्यादा मल्टीपल मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता। मतलब आप देखिए कि क्या आपके पास दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वही पैसा, क्योंकि पैसा हमारे पास लिमिटेड होता है, तो इस कंपनी में डालने की बजाय क्या दूसरी कंपनी अवेलेबल है, क्या दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो, मेरा ये बोलना है कि मैं इस कंपनी को 32 का P क्यों दूँ। अगर यही CDSL कंपनी होती या MCX कंपनी होती ना, तो मैं उसको 32 का P, 30 या 32 का P दे भी दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो बिजनेस मॉडल ही बहुत अलग है, बहुत बड़े मोड्स हैं, बड़े कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। CDSL की बात करो या MCX की बात करो, उनके पास बहुत ही बड़े कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं। लेकिन या HDFC बोल लो, ठीक है, HDFC बैंक बोल लो, या ऐसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, या जो ऐसी कंपनियां जिनके पास कुछ अलग चीज़ है एक्चुअल में, बड़े मोड्स हैं, वहाँ पर आप थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन दे भी दो ना, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर एज सच इस कंपनी के पास इतने मुझे बड़े मोड्स नहीं नज़र आते हैं कि एकदम ही बहुत ही अलग कंपनी है, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो उसके लिए मैं इतना प्रीमियम वैल्यूएशन देना मुझे सही नहीं लगता। मतलब अगर ये कोई FMCG कंपनी होती ना, उसके लिए मैं 40 का PE भी दे दूँ, ठीक है, लेकिन ये एज सच FMCG कंपनी भी नहीं है। FMCG को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, तो उसके लिए मुझे इतना ज़्यादा मल्टीपल मुझे सही नहीं लगता। सो मेरे हिसाब से ये कंपनी महंगी है। आप मुझे अपने व्यूज़ इस कंपनी के लिए ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।